नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों जिनका विश्लेषण लेकर हम आते हैं आपके सामने, जो करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज इन खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। और मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मनीष जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताएं क्या है सोशल मीडिया पर आज चर्चा में। जी बिहार चुनाव की घोषणा होने वाली है। अगले सप्ताह हो सकता है चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर दे, तो चुनावी गहमागहमी बिहार में बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी वो बिहार आए हुए हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल कार्यक्रम लगातार हो रहा है। 10 तारीख को भी हुआ था और अभी भी कल एक कार्यक्रम है जिसमें 903 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है। हम इसके अलावा गठबंधन पर उन्होंने साफ कहा है कि लोजपा भाजपा और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जेपी नड्डा की आज शायद नीतीश कुमार जी से मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा चर्चा का विषय रघुवंश प्रसाद सिंह की इस्तीफे के बाद उनका वो संदेश है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि किस तरह से लोहिया और गांधी के विचारों की तिलांजलि राजद ने दे दिया और परिवार की पार्टी बनकर रखते हुए किस तरह विचारों और की पार्टी पैसों के जोर पर चढ़ने लगी है। सारा जिक्र उन्होंने अपने संदेश में कहा। वो चिट्ठी नहीं, बेसिकली एक संदेश की तरह उन्होंने एक पन्ने पे लिख के जारी किया गया है उनके द्वारा। इसके अलावा राजद महागठबंधन की बात करें तो राजद वीआईपी और रालोसपा का बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। कल राजद कांग्रेस के 2 विधायक, एक तो हमारे अपने क्षेत्र की विधायिका है पूर्णिमा यादव जो पहले जेडीयू में ही थी। 2015 के चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था, वो जेडीयू में शामिल हो गई। एक बरबीघा के विधायक सुदर्शन जो कि राजू बाबू पूर्व कांग्रेसी रहे, उनके पुत्र हैं, वो भी कल जेडीयू का सदस्यता धारण किए। इसके अलावा कई लोग राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। जी जी रवि जी, जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी जो चुनावी तैयारी और जो अपनी ताकत है वो एक तरीके से देखा जाए उसका आगाज कर ही दिया है, क्योंकि जो बिहार के प्रभारी हैं देवेंद्र फडणवीस वो वहां पहुंचे और अब जगत प्रकाश नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव की तैयारी का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने के लिए वहां पहुंच गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी समर में भाजपा ने कमर कस ली है और वो कूद गई है। हालांकि अभी भी लोजपा और जेडीयू वाला मसला जो है वो अभी भी सुलझा नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो समय है जिसमें भाजपा के तमाम मतलब राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज लोग जो डिसाइसिव लोग हैं, क्योंकि इसमें ये भी तय हुआ कि जदयू के साथ नड्डा जी बैठेंगे और नीतीश और नड्डा बैठ के क्या कहते हैं कि जो जितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है उसको भी तय करेंगे। तो उसी में लोकसभा का जो मामला है वो भी आपको लगता है कि सुलझा लिया जाएगा? देखिए, जहां तक बीजेपी की चुनावी तैयारियों का सवाल है तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहली जो डिजिटल रैली कई महीने पहले अमित शाह जी ने की थी बिहार में, और तब से लेकर बीजेपी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस के लगातार मैदान में है। कोरोना से निपटने के लिए और बाढ़ से निपटने के लिए जो बहुत सारे कदम उठाए जाने चाहिए थे उनकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार बिहार को हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ सौगात दिए चले जा रहे हैं।
चुनाव से पहले, चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले, जब आचार संहिता, जिस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी दिन आचार संहिता लग जाती है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कुल करके 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका केंद्रीय नेतृत्व बिहार के चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने, यानी नीतीश कुमार सरकार ने भी सौगात देने के मामले में कई घोषणाएं हम जानते हैं पिछले दिनों की हैं। जल संसाधन मंत्रालय से जुड़ी काफी घोषणाएं नीतीश कुमार कर चुके हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों के मामले में बढ़त बनाए हुए है, और सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सक्रिय जो प्लेटफॉर्म कहें, ये बिल्कुल तथ्यपरक जानकारी है। जहां तक केंद्रीय नेताओं के दौरे का सवाल है और एनडीए गठबंधन के अंदर जो गांठें, जो पेच उलझे हुए हैं, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच, तो उनको सुलझाने का हर संभव प्रयास नीतीश कुमार और जेपी नड्डा जरूर करेंगे, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि आरजेडी के अंदर भी कोई बहुत, जो महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है, उसे लेकर भी कोई बहुत सुखद स्थितियां नहीं है। आरजेडी खुद 140 से 160 सीटों पर अपना दावा, स्वयंभू दावा प्रस्तुत कर चुका है। ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें वे देंगे, और भी जो उनके सहयोगी हैं उनको कितनी सीटें देंगे, अगर मोटा मोटा एक अनुमान लगाया जाए अतुल जी, तो करीब करीब बिहार विधानसभा में 243 सीटों के लिए चुनाव होना है, और आरजेडी के जो सहयोगी और आरजेडी को मिलाकर के अगर सीटें जो मांगी जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, तो लगता है कि अगर सबको उनकी मनचाही मुराद पूरी कर दी जाए तो करीब 400 सीटें चाहिए, जिन पर उम्मीदवार विपक्ष के खड़े होंगे। तो 400 सीटें तो बन नहीं सकती, 243 के अंदर ही अंदर समीकरण बिठाने पड़ेंगे। तो चूंकि आरजेडी के अंदर भी जो गठबंधन है विपक्ष का, उसको लेकर भी पेच बहुत सारे फंसे हुए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ इस तरह का धर्म संकट फिलहाल नजर नहीं आता है। केवल जनता दल यूनाइटेड को, यानी नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को, केवल लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान को थोड़ा सा मान मनौवल करनी है, और उनकी जो 2005 वाली अगर रणनीति रही, जो जैसा कि 2005 में एलजेपी ने किया था कि वो आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे गठबंधन में रहने के बावजूद, और कांग्रेस के खिलाफ नहीं उतारे थे, तो उससे आरजेडी को बहुत झटका लगा था। लेकिन इस बार अगर ऐसा कोई फॉर्मूला एलजेपी पिता पुत्र रामविलास पासवान और चिराग पासवान सोच के बैठे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार अपने नहीं उतारेंगे, और जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो सत्तारूढ़ जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसके समीकरण वाकई थोड़े से चरमराएंगे। और ये भी देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हम सेक्युलर, उसको भी कितनी सीटें दी जाती हैं, क्योंकि असल जो लड़ाई है दलित और महादलित जो वोटों की संख्या है बिहार में करीब करीब 16% है। इस 16% का जो बंटवारा होना है, इसके प्रति जनता दल यूनाइटेड को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा, दोनों ध्रुवों को साधना पड़ेगा, और तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको थोड़ी सी एज मिलेगी। और आरजेडी के अंदर जो भगदड़ मची हुई है इस समय, जैसा कि मनीष ने भी बताया और लगातार हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, और सबसे बड़ा जो वट वृक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के रूप में ढह गया है आरजेडी के पक्ष में, तो उसकी धमक, उसकी गूंज भी आरजेडी को कितनी सुनाई पड़ेगी ये उन्हें देखना है, और रघुवंश प्रसाद सिंह का अगला कदम क्या होता है ये भी अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल रवि जी, लेकिन अभी एक चीज और भी देखने में आ रही है कि जो लोग अपने अलग अलग दलों से छोड़कर, अब जैसे
अभी कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, 2 विधायकों ने जदयू ज्वाइन की है। तो उसको भी देखकर एक बात सामने आ रही है कि जिन क्षेत्र से वो विधायक हैं, तो जाहिर है टिकट के आश्वासन पर वो आ रहे होंगे, तो जो स्थानीय कार्यकर्ता है पार्टी के वो नाराज हैं, क्योंकि जो उनकी दावेदारी बन रही थी अब वो कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि ये लोग भी किसी आश्वासन के साथ आ रहे होंगे जिसमें उन्हें टिकट मिलना होगा। इसको कैसे समेटते हुए दिखाई देंगे जो राजनीतिक दल है? देखिए, टिकट वितरण, अतुल जी, टिकट वितरण चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। जो लोग आरजेडी छोड़कर या कांग्रेस छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं, तो हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि वे टिकट वितरण के आश्वासन पर ही आ रहे हैं। असल में ये भी बिल्कुल पूरी तरह संभव है कि कांग्रेस से या आरजेडी में उन्हें टिकट मिलने की कोई गुंजाइश ना हो, तो कम से कम अगर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई में अगर अगली सरकार तमाम 15 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बनती है, तो विधायक बनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। सरकार बनने के बाद फिर और बहुत सारे पद होते हैं जिनकी आकांक्षा, अपेक्षा जो असंतुष्ट खेमे के लोग हैं उनको हो सकती है। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो लोग जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे उन सबको टिकट दे ही दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल चिंता की बात है कि ऐन चुनाव के पहले जो इस तरह के इन्फ्यूजन होते हैं उनमें अगर टिकट का वादा किया जाता है तो ये बहुत गंभीर बात है कि पूरे 5 साल जो कार्यकर्ता अपने चुनाव क्षेत्र में काम करते हैं उनकी उपेक्षा अगर होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, सिद्धांत रूप में तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव नंबर गेम है और 15 साल की इनकम्बेंसी इस मौजूदा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के टिकट काट कर जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जिसका विश्लेषण जाहिर है कि जो पार्टियां हैं उनके दिग्गज बैठकर करेंगे और न केवल जातीय आधार पर बल्कि और बहुत सारे आधारों पर आजकल चर्चाएं होती हैं, तो अगर विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को भी मुझे लगता है कि नाराजगी की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये तो हर चुनाव से पहले हम देखते हैं कैसा होता है। जी जी जी। मनीष जी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से फेसबुक पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शिवसेना को पूरे देश भर में कोसा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने दिखाया है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच पर, और अभी जिस प्रकार से कंगना रनावत जो इस पूरे मामले को बहुत जोर शोर से उठाए हुए थी, और फिर रिपब्लिक टीवी में अर्नब ने जो मामला उठाया था, तो अर्नब के 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी भी हुई है। कंगना रनौत पर उसका ऑफिस तोड़ दिया गया है, और अभी इस बात का अंदेशा भी है कि ड्रग्स वाले मामले में भी उनको घसीटने की तैयारी है। इसको लेकर बिहार में सोशल मीडिया पे किस तरीके की चर्चाएं और टिप्पणियां चल रही हैं, और क्या एक माहौल बन रहा है इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे? जी, जैसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत चुनावी मुद्दा नहीं है, तो किसी पार्टी को तय करना है कि किसी को चुनावी मुद्दा बनाना या नहीं बनाना। जहां तक आम जनता की बात है, जहां तक सोशल मीडिया की बात है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। अगर बात करें आम लोगों की, तो निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि ये सब पूरे खेल में, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की बात हो, चाहे कंगना रनावत की के घर तोड़ने, ऑफिस तोड़ने की बात हो, उनको केस में घसीटने की बात हो, उन पर अभद्र टिप्पणी की बात हो, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस का भी हाथ है। और बिहार में कांग्रेस चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में भागीदारी में है, उद्धव ठाकरे की सरकार को सपोर्ट कर रही है, तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस लोग सोनिया गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि कंगना रनौत ने ट्वीट किया है सोनिया गांधी को टैग करते हुए कि आप भी औरत हैं, आप भी औरत के दर्द को समझ सकती हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। चूंकि
और उसका प्रभाव बिहार में इस तरीके से पड़ सकता है, पड़ रहा है कि बिहार में योगी पार्टी है, बिहार में कांग्रेस विपक्षी दल है, तो निश्चित तौर पे जब यहाँ भी महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लोग इस पर बात। जी रवि जी, अतुल जी, रवि जी, मैं इसमें आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। इसमें जैसा ये देखने में आया कि कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर को भी इस पूरे मामले में उन पर भी आरोप लगाए, और जाहिर है कि क्योंकि शिवसेना उनके समर्थन से सरकार में है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का भी एक जिम्मेदारी बनती है। दूसरी ओर जब हम राबड़ी देवी ने ट्वीट किया था कि बिहार में जो सरकार है उसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और वही दूसरी ओर वो अपनी बहू को भी प्रताड़ित करने के मामले में उनका परिवार फंसा हुआ है। और कांग्रेस, जो कि कंगना रनौत की गलती इतनी है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय इंसाफ मांग रही है, और सुशांत सिंह राजपूत अभी बिहार के युवाओं से या देश भर में उनके जो फैंस हैं उनके साथ एक, जिसे कहा जाए, एक सहानुभूति उनकी मृत्यु को लेकर उनके साथ है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं और इन चीजों का नुकसान होने वाला है महागठबंधन को? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहां तक देवेंद्र फडणवीस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए वक्तव्य का सवाल है कि उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है रहस्यमयी हालात में, वो बिहार में कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनौत का जो पूरा मसला है वो भी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। तो बहुत स्मार्ट स्टेटमेंट मैं कहूँगा फडणवीस का इसको, क्योंकि जो ये भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरी ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए मसले हैं, और पूरे देश के युवा इन दोनों मामलों को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय हालात में हुई मृत्यु का मामला हो, चाहे कंगना रनौत का जो दफ्तर में जो जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, उसे लेकर पूरे देश के जो युवा हैं वे शिवसेना के खिलाफ और मुंबई पुलिस के खिलाफ बात करते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है। तो जब सोशल मीडिया पर एक मुद्दा अपने आप स्वतः स्फूर्त तरीके से इतना ज्वलंत हो चुका हो, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन क्यों करेगी? वो उनको स्वाभाविक तौर पर उसका फायदा मिलेगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बिहार में शिवसेना विधानसभा चुनाव में स्टेक पर, दांव पर कहीं भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस जरूर स्टेक पर है, और कांग्रेस 2015 के चुनाव में मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा सीटें जीती थी। तो बहुत दिन बाद हम देखेंगे, बहुत अरसे बाद 2015 के चुनाव में कांग्रेस में थोड़ी सी जान आई थी। और इस बार जो है शक्ति सिंह गोहिल भी शुरुआती दौर में, और कांग्रेस के जो दूसरे बिहार के अपने नेता हैं, वे मुझे लगता है कि 50 से 70 सीटों के पर दावेदारी जो ठोक रहे हैं, वो अपने पिछले प्रदर्शन की वजह से ठोक रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला है और कंगना रनौत को लेकर के जो महाराष्ट्र सरकार का रवैया है, उसको लेकर कांग्रेस को वाकई एक नुकसान होने का पूरे आसार लग रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐश्वर्या राय, जो कि चंद्रिका राय उनके पिता जनता दल यूनाइटेड में लालू यादव के बहुत कोर कमेटी के सगे बहुत विश्वास पात्र हुआ करते थे आरजेडी में, चंद्रिका राय अब अपनी बेटी के साथ, जो लालू यादव के परिवार, उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने जो कुछ किया है उसे लेकर जब वो नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, और ये ऐलान भी हो चुका है कि तेज प्रताप यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी है, जिनके साथ पारिवारिक न्यायालय में पटना के वाद चल रहा है, वो उनके खिलाफ लड़ेंगी। तो ऐसे में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के राबड़ी देवी भले ही कितने ही आरोप लगाएं नीतीश सरकार पर, लेकिन खुद अपने घर पर लगे आरोपों से वो किस तरह बच पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। जब भी कोई ऐसा गंभीर आरोप वे लगाएंगी, लोग उन्हें सलाह देंगे, उनके जो सत्ता पक्ष के लोग उन्हें सलाह देंगे कि पहले अपने गिरेबान में झांकिए। तो इसका नुकसान तो जाहिर तौर पर लालू यादव के परिवार को हो सकता है, आरजेडी पार्टी को ना हो, लेकिन परिवार को जरूर इस तथ्य का, ऐश्वर्या
कड़वाहट आई, जो जहर घुला, इसका परिवार को तो नुकसान होगा ही, परिवार के प्रभुत्व को, परिवार के दबदबे को तो इसका नुकसान बिल्कुल होगा, जरूर होगा। जी, लेकिन रवि जी, जिस जिस तरीके की पार्टी आरजेडी है, ये है तो देखा जाए प्रोप्राइटरशिप कंपनी टाइप से ही है। इसमें जनता का तो कुछ है नहीं, कार्यकर्ताओं का तो कुछ भी स्टेक पर नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो लालू क्योंकि जेल में है, इस वजह से वैसे ही उसकी जो ताकत है वो आधी रह गई, और तेजस्वी कितना संभाल पाते हैं इस मुद्दे को। और कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जिस प्रकार से ऐश्वर्या राय अगर सामने लड़ेंगी और जेडीयू अगर उसको घेरने की कोशिश करेंगे, और नीतीश ने कहा भी है वो तेज प्रताप के सामने चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लालू जैसा शातिर अभी नेतृत्व करता भी नहीं है, और वो जेल से रहकर कितना चला पाएंगे और चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। और एक चीज और नहीं हमें भूलनी चाहिए कि लालू यादव जब सत्ता के शिखर पर विराजमान हुए थे, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां बिहार की क्या थी। ठीक है, हम ये अभी एक प्ली आरजेडी की तरफ से विश्लेषण में ले लिया जाता है कि चूंकि लालू यादव चारा घोटाले के मामले में जेल में है और चुनाव आयोग के जो नियम कायदे हैं उनके तहत उनको इतनी सजा मिली हुई है कि वे सक्रिय राजनीति में न तो चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं, ना वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जेल में रहते हुए चुनाव जा सकता था, लेकिन उनकी सजा इतनी है कि जो चुनाव आयोग के नियम है, देश के कानून है, चुनावी कानून जो है, उनके तहत वो चुनाव मैदान में ताल नहीं ठोक सकते। तो जाहिर सी बात है कि लालू राबड़ी के जो 15 साल का शासन रहा है, उस समय बिहार की साक्षरता दर क्या थी, उस समय बिहार की विकास की स्थिति क्या थी, उस समय हाईवेज के निर्माण की, उस समय जो शहर थे उनमें सड़कों के निर्माण की क्या स्थिति थी, उस समय बेरोजगारी का क्या आलम था, और इससे भी ज्यादा लालू और राबड़ी देवी के जो 15 साल रहे, उससे पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकारें थीं, उन्होंने कैसा माहौल बिहार के सामाजिक विकास बनाया था, ये देखने वाली बात होती है। उस लालू राबड़ी देवी के शासनकाल के बाद अब 15 साल और गुजर गए हैं, और पहले 5 साल तो हम जानते हैं कि ये मीडिया का कोई दिया हुआ फ्रेज नहीं था। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू, काम ऐसे हुए थे, पटना या जहां पर जो छोटे शहर भी थे बिहार के, वहां की नाइट लाइफ सुधर गई थी। लड़कियां जो शाम ढलते ही घरों के लिए आ जाती थी, वे खुलेआम सड़कों पर घूमती हुई दिखाई देती थी। और अगर हम साक्षरता की बात करें तो अभी 2-3 दिन पहले एनएसओ का एक आंकड़ा आया, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आंकड़ा अपने आप में ठीक है, बहुत तो नीचे है। उस आंकड़े का अगर हम ध्यान दें तो लगता है कि 15 साल जो पिछले शासन हुआ है उसमें शिक्षा को लेकर भी काम हुआ है। ठीक है कि बिहार नीचे से 3 जो स्टेट हैं, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, फिर बिहार का नंबर आता है। तो जो नेशनल औसत है, राष्ट्रीय औसत है शिक्षा साक्षरता दर के मामले में, उससे बिहार केवल 6.8% पीछे है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अचीवमेंट नहीं हुए हैं। तो लालू और राबड़ी के काल के 15 साल और ये जो 15 साल हैं, और यही शायद वजह भी है कि सत्तारूढ़ गठबंधन, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड, 15 साल बनाम 15 साल का मुख्य मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ रहा है। तो अगर सत्तारूढ़ पार्टी 15 साल बनाम 15 साल का नारा उछाल रही है, तो जाहिर है कि आंकड़े बहुत सारे सत्ता पक्ष के, जो अभी मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में होंगे। और जो बिहार में लोग रहते हैं वे कहते भी हैं कि सड़कें खूब बनी हैं, अस्पतालों में भी एम्स जैसे संस्थान बिहार पहुंचे हैं, और भी काम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा काम अभी होना बाकी है। जी बिल्कुल, काम बहुत हुआ है, काम बहुत होना बाकी है, लेकिन जनता को भी सावधानी से चुनना होगा उन लोगों को जिनको वो बरत चुके हैं। और कहीं से अगर बिहार की जो एक विकास की गाड़ी पटरी पर चलती हुई दिखाई दे रही है, तो उनको भी ये तय करना होगा कि उसका नेतृत्व किनको देना है। क्योंकि देखने में आया कि जो पिछला चुनाव जदयू और राजद ने जिस तरीके से मिलकर लड़ा था, बीजेपी से जदयू अलग हुआ था, तो जो शुरुआती जो साल थे इस शासन के भी, तो उसमें राजद ने कहीं से अपनी उसकी जो प्रवृत्ति है उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं की। घोटाले फिर से करने शुरू किए,
अपनी ही मिट्टी उठाकर ही सरकार को बेचनी शुरू कर दी। तो इस तरीके के घोटाले हुए, जिसके चलते नीतीश कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार पे नो टॉलरेंस करके उन्होंने अपनी सरकार को जाने का खतरा भी लिया। तो कहीं ना कहीं जनता को ये भी ध्यान में रखना होगा। और अभी जो संकट है बाढ़ तो स्थायी संकट है बिहार का, उसकी उन्हें आदत पड़ी। और कोरोना वैश्विक महामारी है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कहाँ से कैसे क्या होगा इसमें अगर सच पूछा जाए, थोड़ी अगर आस्थावान आप हो तो ईश्वर ही तय करेगा कि क्या होना है इसमें, इसके भविष्य में क्या है। तो खैर बिहार अपडेट में आज की चर्चा में इतना ही। आप भी हमें अपनी बात, अपनी राय भेजें, अपना समर्थन हमें दें। biharupdate@gmail.com पर आप हमें मेल करें। और आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट का गूगल प्ले स्टोर के साथ। रवि जी, आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। मनीष जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।